तो आज के इस सेशन में सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और जबरदस्त आपकी जो तैयारी वो चल रही होगी। आज का जो सेशन रहने वाला है वो किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार पेपर यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यानी बिहार टेक्निक सर्विस कमीशन के द्वारा पेपर लिया गया है। और ये जो पेपर है 16 मार्च 2024 को हुआ था, टेस्ट की डेट और आंसर की अब रिलीज हो चुकी है भाई। ठीक है, और ये पेपर था व्हीकल ड्राइवर का CBT 2, यहाँ पे एग्जाम हुआ था और इसको लेकर आज हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। बहुत ही शानदार पेपर यहाँ पे हुआ है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और बता देना चाहता हूं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़कर जो तैयारी है कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जो है study@home.classx.co.in सर्च करना है, तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगी, जहां पे लगातार हम जो ड्राइवर एग्जाम है इसको लेकर बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे वो कोर्सेज हो, ई बुक हो, नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको मिलता है, तो आप जरूर इस पे विजिट कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहला प्रश्न मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। पहला प्रश्न, केंद्रीय यातायात द्वीप वाले चौराहे को चक्करदार कहा जाता है। देखो, केंद्रीय यातायात द्वीप इसका मतलब है रोटरी चौराया। केंद्रीय यातायात का मतलब है केंद्र का मतलब सेंटर में, मतलब कोई एक ऐसा चौराया। अच्छा, ऐसे इस साइड में जाएगा, ठीक है। ड्राव ले लेते हैं और पेन हम ले लेते हैं, ये रेड वाला, साइज इसकी कर लेते हैं थोड़ी बड़ी, और बड़ी ज्यादा होगी क्या? चलो कोई बात नहीं, छोटी कर लेंगे। ये मान नहीं रहा, अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये आज ऐसे काम कैसे करे, जबरदस्ती क्यों कर रहा अभी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अभी भी इसकी साइज थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पा रही है। आज थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, पेन की सेटिंग अब हमने जो है ठीक कर ली है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे केंद्रीय। केंद्रीय का मतलब है एक ऐसा गोल चौराया जिसको लेके आप देखो इस टाइप से आपका हो सकता है चौराया, ठीक है। मैं हूबहू बनाने का प्रयास करूंगा। यानी बीच में क्या होगा, एक गोल द्वीप होगा। यानी केंद्रीय यातायात द्वीप वाले चौराहे को चक्करदार यातायात परिपथ कहा जाता है। यानी कि यातायात परिपथ है कैसा? चक्करदार। अब इस चक्करदार को अंग्रेजी में मैं बात करता हूं तो राउंड अबाउट कहा जाता है। राउंड अबाउट, ठीक है ना? समझ गए होंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और राउंड अबाउट का जो संकेत होता है वो किस प्रकार का संकेत है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि सावधानी संकेत है, चेतावनी है, सूचनात्मक है या आदेशात्मक है, कौन सा संकेत है आप कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको लिए चलता हूं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा चालक की बाधा के बारे में वर्णन करती है? चालक की बाधा, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, TRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन ड्राइवर, ठीक है। तो चालक ड्राइवर यानी चालक की बाधा के रूप में कौन सी धारा है जो उल्लेख करती है? तो यहां पे धारा 112 है, वो रोंग पार्किंग के बारे में उल्लेख करती है। रोंग पार्किंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो धारा है 125 है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्राइविंग का उल्लेख करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 126 ये कहती है कि जब आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको किस पोजीशन में गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। जिसे ब्रेक लगा के, चाबी डालनी है नहीं डालनी, डोर बंद करनी है नहीं करनी, इस टाइप की चीजें वहां पे है। ये इसका उल्लेख करती है। एक स्टेटरी व्हीकल यानी कि खड़ा वाहन किस कंडीशन में होगा, वो धारा 126 में इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 3 आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जितना संभव हो सके गतिशील हिस्सों की टूट फूट को कम करने के लिए संहनन प्रदान किया जाता है, यानी कि लुब्रिकेशन। संहनन का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेशन, यानी कि इंजन ऑयल की बात हो रही है। जहां पे लुब्रिकेशन की बात हो जाए, संहनन की बात हो जाए, इसका मतलब है वहां पे बात किसकी हो रही है? वहां पे बात हो रही है इंजन ऑयल की, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी समस्या यहां पे नहीं है। गतिशील भागों के बीच घर्षण को न्यूनतम मूल्य तक बढ़ाना, बढ़ाना नहीं घटाना होगा भी यहां पे। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल कथन सी राइट, सी में यानी ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 4 पे आपको लिए चलते हैं। खाली स्थान, ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन में उपयोग की जाने वाली सामान्य रेल प्रणाली तक ईंधन ले जाता है। अब ये रेल प्रणाली क्या होती है?
जैसे कि आजकल गाड़ी में सीआरडीआई होता है, सीआरडीआई यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी ये रेल क्या है, एक प्रकार की जो आपका एफआईपी है ना, उसी का पार्ट है। एफआईपी से जो फ्यूल लाइनें निकलती है वहां तक तेल पहुंचाने का काम कार्बोरेटर एमपीएफआई करती है ना। तो यहां पर जो है हो जाएगा फ्यूल लाइन, FUELLINE। फ्यूल लाइन को हम हिंदी में ईंधन रेखा के नाम से जान सकते हैं। ईंधन रेखा यानी कि फ्यूल लाइन का काम होता है फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर या एमपीएफआई इंजन में उपयोग की जाने वाली सामान्य रेल प्रणाली तक ईंधन को ले जाना। ईंधन रेखा का काम ही ईंधन को ले जाना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आपको लिए चलते हैं। प्रश्न सिंह आपके सामने 5 आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्टरनेटर को एक मशीन या जनरेटर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आपूर्ति उत्पन्न करता है। बिल्कुल, अल्टरनेटर तो एसी उत्पन्न करता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक का मतलब है इस अल्टरनेटर को हम गोल घुमाएंगे, ये यांत्रिक ऊर्जा है, और ये विद्युत ऊर्जा में इसको एसी कन्वर्ट करता है। और इसमें एक जो है रेक्टिफायर लगा रहता है या जो कटआउट भी लगा रहता है इसमें अल्टरनेटर में, जो बैटरी को ओवरचार्ज करने से रोकता है। डायोड लगा रहता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो रेक्टिफायर, डायोड या कटआउट, ये इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आपको एक कमेंट सेक्शन में मैं सवाल पूछता हूं कि गाड़ी में जो ये कटआउट होता है, पहली बात तो कटआउट का काम क्या होता है, दूसरी बात ये कटआउट कहां पर स्टेब्लिश होता है, गाड़ी में कटआउट होती कहां पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहां से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ध्यान से देख लेना। और जो उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती की आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो कंटेंट है वो हमने कोर्स के अंदर पढ़ाया है। कोर्स आप स्टडी होम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर के मुख्य घटक रोटर या स्टेटर है, यानी जो घूमने वाला भाग होता है, तो मुख्य घटक होता है बिल्कुल अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस जनरेटर हो। जनरेटर में भी वही तो होता है ना, जनरेटर में एक साइड तो डीजल से चलने वाला इंजन होता है, और वो इंजन जो है अल्टरनेटर को घुमाएगा, तब लाइट उत्पन्न होगी। तो जनरेटर क्या होता है, एक प्रकार का अल्टरनेटर ही होता है, ठीक है। अल्टरनेटर का काम क्या होता है, इसको घुमाओगे तो वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो वही तो जनरेटर होता है। जनरेटर का और अल्टरनेटर का फर्क क्या है, अल्टरनेटर को घुमाया जाता है किसके माध्यम से, इंजन गाड़ी के इंजन से, और जनरेटर को घुमाया जाता है जनरेटर के साथ लगे इंजन से, ठीक है। ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। सभी अल्टरनेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये मतलब कि जैसे ही इसमें ये मतलब कि सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनका एक सिद्धांत होता है, काम करने का मेथड है, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि तीनों ठीक है, यानी कि सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न के लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 6। सीधी आगे दिशा में चलते समय वाहन को दिशात्मक स्थिरता प्रदान करता है। आप अगर सीधे जा रहे हैं तो कौन आपको सीधा चलने के लिए स्थिरता देता है, तो ये स्टीयरिंग व्हील देता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्टीयरिंग जो है गाड़ी को सीधा रखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखना है। 0W20 के मोटर ऑयल ग्रेड में जब मोटर ठंडी होती है, यानी इंजन ठंडा होता है, तो ऑयल की श्यानता, श्यानता मतलब बहने का गुण, विस्कोसिटी 0 होती है, ठीक है। और जब इंजन अपने सामान्य ऑपरेटिंग तापमान पर पहुंचता है तो ऑयल की श्यानता 20 हो जाती है, यानी इसकी जो विस्कोसिटी है 20 हो जाती है ना। तो ये 0W जो है 20 इसीलिए लिखा है, यानी कि जब गाड़ी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाएगी तो ऑयल की श्यानता क्या रहेगी, और गाड़ी का इंजन जब बंद होगा तब ऑयल की श्यानता क्या रहेगी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम जो विस्कोसिटी है, श्यानता है, इसके बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। सामान्य ऑपरेटिंग तापमान पर 10W30 इंजन ऑयल का प्रवाह है 10W40 इंजन ऑयल से बेहतर होगा। यानी कि जो जैसे जैसे मतलब कि ये जो ग्रेड बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी पावर है कम होती जाती है, मतलब कि जो तेल है वो गाढ़ा होता जाता है। यानी इसमें बहने की गुण जो है वो, यानी वो मतलब कि एक तो पतला होता है, एक गाढ़ा होता है, तो वो गाढ़ा होता जाएगा। जैसे जैसे ये जो 40 या 30 या 20 नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंजन ऑयल के बहने की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाएगी। तो ये भी ठीक है कि 10W30 की बजाय 10W40 जो है कम बहेगा, उसकी श्यानता या उसके प्रवाह होने का जो रेट होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। सामान्य तौर पर इंजन ऑयल 3 प्रकार के होते हैं, मिनरल ऑयल, अर्ध सिंथेटिक और सिंथेटिक। ये भी ठीक है, तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 8।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाहन को न्यूनतम संभव दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आप कम से कम दूरी में रोकना चाहते हैं तो फिर ब्रेक की आवश्यकता होगी। और यह पहियों की गतिज ऊर्जा को उष्मा यानी कि हीट एनर्जी में परिवर्तित करके करता है। यह आपका पहिया है, ठीक है, यह आपका पहिया है। अब जब आप ब्रेक लगाए, ये क्या गति कर रहा है, घूम रहा है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो यहां पे क्या है, इन दोनों के बीच में, ड्रम और ब्रेक के बीच, ब्रेक के जो शूज होंगे उनके बीच में घर्षण होगा। घर्षण होगा तो हीट एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी कि जो गति ऊर्जा थी वो हीट एनर्जी में घर्षण के कारण उत्पन्न हीट एनर्जी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग के दौरान गतिज ऊर्जा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसीलिए जब टायर गर्म हो जाते हैं ज्यादा ब्रेकिंग के कारण, तो ज्यादा ब्रेकिंग बिना फालतू नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर द्वारा लगाया गया पेडल प्रयास अधिकतम हो। अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होगा तो पेडल प्रयास अधिकतम नहीं, न्यूनतम करेगा। अधिकतम तो वो करेगा जो काम नहीं कर रहे हैं, फिर आपको दबा के बार बार दबाना पड़ेगा, मतलब काम नहीं कर रहा है तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम होना चाहिए। पेडल प्रयास न्यूनतम, अधिकतम का मतलब है, अधिकतम का मतलब आप बार बार दबा रहे हैं फिर भी ब्रेक काम नहीं कर रहे। न्यूनतम का मतलब आप एक बार दबाते हैं तो भी ब्रेक काम कर जाते हैं। इसका मतलब है सेंटेंस जो बी होगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो रहा है। अगले प्रश्न पे ये चलता हूं मैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो रक्षात्मक ड्राइविंग से संबंधित सत्य है। रक्षात्मक ड्राइविंग को लेकर यहां पे कथन पूछा गया है, यानी आपको एक सेफ्टी ड्राइविंग करनी है, आपको सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। रक्षात्मक ड्राइविंग उन ड्राइवरों के अभ्यास का वर्णन करती है जो सचेत रूप से ड्राइविंग से जुड़े खतरों को कम करते हैं। ड्राइविंग करते समय जो भी खतरे होते हैं उनको पहले भांप लेना, वो होती है एकदम एकदम एक तरीके से रक्षात्मक ड्राइविंग। रक्षात्मक ड्राइविंग ऐसी ड्राइविंग है, आप ये मान के चलो कि जो बाकी के ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाना नहीं जानते, वो मुझे चल के मुझे मार सकते हैं, ठोक सकते हैं, मुझे उनसे बच के चलना है, वो एक रक्षात्मक ड्राइविंग होती है। तो कथन यहां पे एक जो है वो सही हो जाएगा। रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ है किसी अन्य वाहन का पीछा करते समय 3 सेकंड का अंतर रखना, जो है सेफ डिस्टेंस होती है। सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस का नियम यह है कि कम से कम की बात होती है ये, कम से कम आपकी 2 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। अब यहां पे 3 सेकंड आया तो ये 3 भी सही होगा। हालांकि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं माना कि, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जो 2 सेकंड की होती है दूरी वो कम से मिनिमम डिस्टेंस होती है कि आपको इतनी तो रखनी पड़ेगी, और ज्यादा रखते हैं तो और भी आप सेफ यहां पे महसूस कर सकते हैं। ये 2 सेकंड की भौतिक दूरी कहते हैं, यानी आपकी गाड़ी 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है उतनी दूरी आपको आगे वाली गाड़ी से रखनी चाहिए, ताकि आगे का जो व्हीकल है अचानक अगर ब्रेक यूज करता है, गाड़ी को रोकता है, तो आप उससे टकराने से पहले पहले अपने व्हीकल को रोक सकें। तो ये भी कथन ठीक है, बी कथन भी हम सही मान सकते हैं। रक्षात्मक ड्राइविंग में जल्दी और स्पष्ट रूप से सिग्नल देना, यानी आपको एक तो जल्दी देना है, एक स्पष्ट रूप से सिग्नल देना है कि आप क्या करना चाहते हैं, और लेन परिवर्तन को कम करना शामिल होता है। एक सुरक्षित आपको ड्राइविंग करनी है तो लेन बार बार बदलेंगे तो यहां पे एक्सीडेंटल केस की संभावना रहती है, तो वहां पे आपको कम से कम लेन बदलनी चाहिए, जब आवश्यक हो तभी बदलनी चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें और दूसरे भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। तो यहां पे सी जो ऑप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा, मतलब कि सभी सेंटेंस क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। हाथ की हथेली को नीचे की ओर करके हाथ को यातायात की ओर फैलाकर दिया जाता है। अब देखो यहां पे क्या है, पंजा क्या है, पंजा नीचे की ओर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब देखो यहां पे इसका मतलब होता है नीचे की ओर करके ट्रैफिक की ओर आप करेंगे, ट्रैफिक की ओर इशारा करेंगे, तो इसका मतलब है जिधर आप हाथ का इशारा कर रहे हैं आप उस लेन में या उस ट्रैफिक की ओर अपनी गाड़ी को एंटर करवा रहे हैं। जैसे आप किसी मेन रोड पे एंटर कर रहे हैं तो आप हाथ निकालेंगे कि भी मैं अंदर जो है प्रवेश कर रहा हूं लाइन में, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे कि नीचे की ओर हथेली, तो फिर रुकने का हो सकता है, धीमा का हो सकता है, धीमा का भैया ऊपर नीचे का मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे का मूवमेंट होगा तो धीमा होगा। रुकने का संकेत होगा वो हाथ समकोण पर फैला होगा, ठीक है, समकोण पर फैला होगा। दाएं मुड़ने का संकेत होगा तो हाथ की हथेली जो है वो इसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्रंट में होगा, नीचे की ओर नहीं होगा, डाउन में नहीं होगा, फ्रंट में होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो धीमा है, ये आप केवल हाथ को बाहर निकाल रहे हैं, हथेली आपकी नीचे की ओर है, इसका मतलब है जिधर भी आपने हाथ किया है आप वहां पे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रश्न संख्या 11, खाली स्थान का उपयोग आवश्यकता अनुसार इंजन और सड़क पहियों के बीच उत्तोलन
और बला गुण। उत्तोलन का मतलब है एक्सीलरेशन यानी कि गति। बला गुण का मतलब है टॉर्क यानी कि स्पीड और टॉर्क। अब मैं आप कह सकता हूं स्पीड एंड टॉर्क। टॉर्क परिवर्तन के लिए आप क्या करते हैं, स्पीड और टॉर्क परिवर्तन के लिए यहां पे आप जो है गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गियर बॉक्स का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, टॉर्क और स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए। कोई समस्या इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोलिक सस्पेंशन का एक प्रकार है। रबर स्प्रिंग तो ये कभी भी ये हाइड्रोलिक नहीं होता। टेलीस्कोपिक फोर्क अवशोषक, आप देखते हैं जो जैसे कि कोयल स्प्रिंग जिस गाड़ी में होता है ना, स्प्रिंग के पास में एक शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है, शॉक एब्जॉर्बर आपने देखा होगा, है ना। जैसे कि मोटरसाइकिल में पीछे वाले जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, सस्पेंशन होते हैं ना, उस टाइप के, तो उनको टेलीस्कोपिक फोर्क अवशोषक बोला जाता है और उनमें ऑयल भरा हुआ होता है। गाड़ी जो छोटी गाड़ियां होती है, इन गाड़ी में आजकल जो जैसे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, लीफ स्प्रिंग बोलेरो गाड़ी में होते हैं, तो इनके साथ में लीफ स्प्रिंग के साथ में जो है ये शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं ताकि ये ज्यादा झटका न दे सके। तो ये जो लीफ के साथ में, कोयल के साथ में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ये टेलीस्कोपिक फोर्क अवशोषक कहलाते हैं, जिनमें हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सस्पेंशन की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ चुका है। ऑटोमोबाइल क्लच असेंबली का वह भाग जो ड्राइविंग अवयव के रूप में कार्य करता है। ड्राइविंग का मतलब घुमाने का जो काम करता है, घुमाने का मेन काम जो करता है, आप सभी को पता है। क्लच, केवल क्लच की बात आ जाती तो ठीक था, लेकिन क्लच असेंबली आ गई है। क्लच असेंबली आते ही कि क्लच को किसके ऊपर लगाया जाता है, तो फ्लाई व्हील के ऊपर लगाया जाता है भाई। इसको ही हिंदी में चक्का कहा जाता है। इसके ऊपर क्लच CLUTCH क्लच प्लेट लगी होगी, इसके ऊपर प्रेशर प्लेट लगी होगी, यहाँ पे क्लच रिलीज बियरिंग लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लाई व्हील इसका नाम हो जाएगा। ड्राइविंग अवयव के रूप में जो है चक्का होता है यानी फ्लाई व्हील होता है। ये भी एक प्रकार से क्लच असेंबली का भाग होता है, क्योंकि क्लच को ड्राइविंग करवाने में मेन भूमिका इसी की रहती है। क्योंकि जो गियर है और आपका जो फ्लाई व्हील है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट करवाने का मेथड जो है क्लच असेंबली है। इसीलिए क्लच को फ्लाई व्हील के ऊपर लगाया जाता है और फ्लाई व्हील को ही चक्का बोला जाता है। अगले प्रश्न पे ये चलते हैं। खाली स्थान तब होता है जब क्लच पेडल को छोड़ने के परिणाम स्वरूप कार में क्लच और इंजन प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से संपर्क बनाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं बाइटिंग बिंदु, BITING, या बीटिंग बिंदु। बीटिंग बिंदु वो है, आप क्लच, जैसे आप कभी कभी क्या करते हैं, ब्रेक दबा लेते हैं, क्लच छोड़ देते हैं, पूरी नहीं छोड़ते, आधी छोड़ते हैं, तो भी गाड़ी चलती नहीं है, मतलब कि वो बीटिंग पॉइंट नहीं है। क्लच के ऊपर, फ्लाई व्हील के ऊपर जब घर्षण होगा, तो जब घर्षण करेगा, जब तक घिसेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो पूरी तरह इंगेज हो जाएगी, तो फ्लाई व्हील के साथ क्लच घूमना लग जाएगी और गाड़ी को ड्राइव मिल जाएगी। उस पॉइंट को बीटिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी कि हम क्लच को इतना छोड़ें जिससे कि क्लच फ्रिक्शन ना करे, घर्षण ना करे, वो फ्लाई व्हील के साथ में घूमना शुरू कर दे, तो वो जो पॉइंट होता है। अब आप आधी क्लच दबाएंगी तो गाड़ी की क्लच है वो फ्री घूमती रहेगी उसके फ्लाई व्हील के ऊपर और गाड़ी को ड्राइव नहीं मिलेगी। इसीलिए क्लच को पूरा छोड़ना चाहिए। तो जिस बिंदु पर क्लच को छोड़ने से फ्लाई व्हील की पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हुए गाड़ी को चलाने का काम करती है, उस बिंदु को बीटिंग पॉइंट कहा जाता है और हिंदी में बाइटिंग पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। मोटर वाहन की बॉडी को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जो होती है, तो यहां पे लॉन्ग, मैं इसको हिंदी में अंग्रेजी में कह दूं लॉन्ग फैटिग लाइफ, यानी कि इसमें जो है, मतलब फैटिग का मतलब होता है थकान और लॉन्ग का मतलब है लंबी थकान लाइफ होनी चाहिए। मतलब कि आप आसानी से थके नहीं, आसानी से आप टूटे नहीं, आसानी से फूटे नहीं, आसानी से आप में बेंड ना आए, इस टाइप की एक जो है वाहन की बॉडी को की कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो लंबी शांति आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखो, वजन के मामले में भारी हो, पूरा गलत है। गैर समान रूप से वितरित भार हो, मतलब असमान भार हो, यह भी गलत है। घटकों की अधिकतम संख्या हो,
मतलब ज्यादा से ज्यादा जोड़ हो, यह भी गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी कार में एंटी ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस है तो ड्राइवर को आपातकालीन रोक लगाने के लिए क्लच और ब्रेक पेडल को एक ही समय दबा लेना चाहिए। यदि किसी कार में एबीएस नहीं है तो ड्राइवर को पहले ब्रेक लगाना होगा और फिर रुकने से पहले आखिरी क्षण में क्लच को दबाना होगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये एबीएस है, एबीएस है, अगर यस है, अगर नो है। यस में क्या होता है, ब्रेक पेडल आपको केवल एक ही बार दबाना है, एक बार प्रेस करना, ठीक है। और अगर एबीएस नहीं है तो आपको बार बार पेडल को दबाना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक काम करेंगे। इसीलिए ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। अगर एबीएस नहीं है तो आप पहले ब्रेक को बार बार अप्लाई करें और जब इस गाड़ी के ब्रेक अप्लाई हो जाएं तब जाके गाड़ी की स्पीड कंट्रोल होने पर आप क्लच का यूज करें। बल्कि एबीएस वाली गाड़ी में जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी के ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, तो आप तुरंत ब्रेक क्लच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले बात की बात करूं तो हमेशा पहले ब्रेक दबाने चाहिए, क्लच नहीं दबाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। यहां पे एस मोड़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दाहिनी मोड़ते समय राइट में आप टर्न लेते हैं तो अपनी कार को लेन के बाईं ओर रखें, क्योंकि यह मोड़ में दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाता है। माना कि आप राइट में मुड़ रहे हैं, ये आपका यहां पे देखो ये बीच वाली रेखा है। तो अब अगर आप राइट में मुड़ रहे हैं तो यहां पर देखो आपको लेफ्ट लेन में यहां चलना चाहिए ताकि आपको सामने का रास्ता पूरा दिखाई दे। अगर आप यहां चलेंगे तो फिर सामने से आती हुई गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। सही समय पर गति धीमी करें और यदि आवश्यक हो तो निचला गियर चुने, यानी छोटा गियर, पहला या दूसरा, क्योंकि इससे आपका मोड़ पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। बिल्कुल आपको गति धीमी मोड़ से पहले कर लेनी चाहिए और आराम से छोटे गियर में गाड़ी को चलाना चाहिए। जब चालक मोड़ पर गाड़ी चला रहा हो तो ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी मुड़ रही होती है टर्निंग टाइम गाड़ी को आप स्टीयरिंग को ब्रेक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टर्निंग टाइम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी की जो व्हील ड्रम है या व्हील डिस्क है, ब्रेकिंग डिस्क जो है, डिस्क ब्रेक जो होते हैं जिसमें, तो उसके डिस्क के टूटने का भय रहता है। क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक चारों पहियों पर अप्लाई हो चुके हैं और आपने गाड़ी को साथ में मूवमेंट दे दिया है। मूवमेंट का मतलब है आपको अंदर के और बाहर के पहियों में जो है अंतर करना है, डिस्टेंस को कवर करने का डिफरेंस लाना है। और ये काम आप अगर अप्लाई कर देंगे ब्रेक तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब गाड़ी को टर्न करवाते हैं तो ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अचानक ब्रेक का इस्तेमाल करने से डिस्क या ड्रम या व्हील के टूटने फूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोड़ते समय गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाने चाहिए, ब्रेक मोड़ से पहले लगाने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडिएटर का कार्य एंटीफ्रीज और पानी के मिश्रण को उसके पंखों में फैलाना है, यानी कि एक तो हो गया कूलेंट प्लस पानी, इन दोनों के माध्यम से रेडिएटर में क्या होगा, एक पाइप जाएगा, वो पाइप क्या करेगा, विभिन्न नलियों के माध्यम से रेडिएटर में ठंडा होगा, फिर इंजन में जाएगा और इंजन को ठंडा करेगा। ये जो अब ये ठंडा कर रहा है, किसको कर रहा है, इंजन का ताप। ये जो ताप आ रहा है इस ताप को कम करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मिश्रण पंख बताता है बाकी हिस्सों में पारित करने से पहले ठंडी हवा देते समय इंजन की कुछ गर्मी को छोड़ता है, इंजन की गर्मी जो है उसको सोख लेता है, बिल्कुल ठीक कथन है। शीतलक को उबलने से रोकने के लिए रेडिएटर में शीतलक पर दाब लगाया जाता है। दाब का मतलब है यहां पे टोपी लगी रहती है, टोपी को हम कह सकते हैं केप कह सकते हैं। रेडिएटर केप भी इसको कहा जाता है, जो रेडिएटर को ऊपर से ढकने का काम करती है। और इसमें इस केप में दो वाल होते हैं, एक तो VRV, एक PRV। VRV वैक्यूम को रिलीज करता है, वैक्यूम वाल की तरह काम करता है, और ये प्रेशर वाल की तरह काम करता है। ये केप इस काम को करता है, यानी कि शीतलक का दाब है, शीतलक पर दाब लगाने के लिए जो है PRV और VRV नामक एक केप लगी रहती है, जो कि रेडिएटर को फटने से रोकती है। रेडिएटर में एक्स्ट्रा कूलेंट है, उसको बाहर निकालने में, कूलेंट की आवश्यकता हो तो अंदर कूलेंट लेने में ये केप ही काम करती है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आपको लिए चलता हूं। कैरिजवे के किनारे पर खाली स्थान संकेत देती है
कि कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी सड़क पर वाहन को रोका जा सकता है। कोई भी जो सड़क होती है, आप सभी को पता होगा, किनारा, ये क्या है? किनारा। किनारे पर अगर सिंगल रेखा है, सिंगल रेखा है, तो आप पार्क नहीं कर सकते, गाड़ी को पार्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर डबल है, DOUBLE, डबल रेखा है, तो आप नो स्टैंडिंग, नो स्टैंड, नो पार्क। आपने इसको देखा होगा, डबल रेखा अगर किनारे पर होगी तो ये दोनों फर्क होते हैं। तो यहां पर लगातार एकल पीली या सफेद रेखा होगी, तो इसका मतलब होगा कि आप एकल रेखा वाली रोड पे किनारे पर गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, केवल गाड़ी को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रोकना, अब आप तो आधा घंटा रुक जाएंगे, फिर तो वो पार्क ही हो गया। तो इसके लिए 3 मिनट का निर्धारित समय होता है, और आपकी गाड़ी अगर उस जगह 3 मिनट से ज्यादा खड़ी रही तो आप अपराधी होंगे और आप रॉन्ग पार्किंग का शिकार हो जाएंगे, जो कि धारा 122 का उल्लंघन है, और धारा 177 के तहत जुर्माना, जो कि 500 रुपए का हो सकता है। आपको याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा, उम्मीद में करता हूं। पर्सन संख्या 20 आपके सामने आ चुका है भाई। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो धारा 119 के अंतर्गत आते हैं। मोटर वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को वाहन को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए जिससे सार्वजनिक रूप से अन्य लोगों को नुकसान होता हो। सीधी बात है, ये बात कर रहा है रॉन्ग पार्किंग की। अभी मैंने आपको रॉन्ग पार्किंग के बारे में बताया भी था कि रॉन्ग पार्किंग को लेकर धारा 122 उल्लेख करती है। कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन के रनिंग बोर्ड पर, शीर्ष पर या बोनट पर यात्रा नहीं करेगा, यह बात धारा 123 कहती है। तो यहां पर धारा 119 के बारे में कथन पूछे गए हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और यहां पे ऑप्शन नंबर सी, न तो ए न बी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों ही कथन क्या है? गलत है। धारा 122 रॉन्ग पार्किंग, गलत जगह गाड़ी को पार्क करना। धारा 123 आप बोनट पे, साइड में लटक कर या ऊपर बैठ के गाड़ी पर नहीं जा सकते। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने आ चुका है। स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने के लिए पुश पुल तकनीक क्या होती है? अब देखो, पुश पुल तकनीक के बारे में आपको मैं बता देता हूं। आपका जो स्टीयरिंग व्हील होता है, अब देखो, ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। अब देखो, पुश पुल क्या होता है? पुश तो होगा इस लेफ्ट हैंड से इस स्टीयरिंग को इधर नीचे लेके आए, पुल होगा अब यहां से राइट हैंड से इसको आप ऊपर ले जाएंगे, गाड़ी को मोड़ने में मदद करता है। नहीं समझे? मतलब ये यहां आया, ये यहां ले गया, वापस यहां आया, यहां ले गया, मतलब ऐसे आप अचानक फास्टली गाड़ी को मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या? आपका दोनों में से एक और एक, इन दोनों में से एक हाथ आपका परमानेंट स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप जब गाड़ी को मोड़ते भी हैं तो इस पुश पुल वाली तकनीक में पहिया लॉक रखने में सक्षम बनाती है। यानी आप जितना मोड़ेंगे उतना ही मुड़ेगी, बाकी गाड़ी का स्टीयरिंग आप पकड़ के रखेंगे तो पहिया लॉक कंडीशन में रहेगा, उतना मुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए इस तकनीक को पुश पुल तकनीक कहते हैं। और यह एक प्रकार की धीमी गति से लोवेस्ट स्पीड में चलती हुई गाड़ी को तुरंत मोड़ने के काम में आती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड लोवेस्ट इसमें पुश पुल टेक्निक में होनी चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसमिशन योक एक प्रकार का ऑटोमोटिव भाग है जो एक सार्वभौमिक संयुक्त कनेक्शन के माध्यम से लंबाई के एक्स के साथ घूर्ण गति को स्थानांतरित करने में मदद करता है। यानी कि ट्रांसमिशन योक का क्या मतलब है, इसमें यह पूछा गया है। यानी आपकी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वहां पे एक योक होता है जिसमें क्रॉस लगा रहता है, इसे यूनिवर्सल यू जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये योक शब्द आया है ना, ये जो वाई के आकार का बन रहा है ना, ये इसको योक कहा जाता है, और ये जो बीच में है इसको क्रॉस कहा जाता है। इन दोनों के योग से जो बनेगा वो यू जॉइंट बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया आप बता दें। ये जो है ये योक है, ये क्या है? क्रॉस है। देखो क्रॉस, ये देखो यहां से यहां से और यहां से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो क्रॉस और योक के माध्यम से यू जॉइंट बनता है। गाड़ी में एक तो डिफरेंशियल के साइड में, एक गियरबॉक्स के साइड में दो यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं जो कि 360 डिग्री पे मूवमेंट करते हैं और ट्रांसमिशन पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक हो गया। ट्रांसमिशन योक एक यू आकार का उपकरण है, बिल्कुल ठीक है, जो ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट को रियर व्हील ड्राइव में ड्राइव शाफ्ट से जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। यानी आगे से पीछे तक
ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट को, यानी गियर बॉक्स से निकलने वाली शाफ्ट को हम ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट कहते हैं, और रियर व्हील ड्राइव को मतलब कि पीछे वाली जो ड्राइव एक्सल है उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बी भी ठीक हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 23, कार के अंदर बैठते समय खाली स्थान ब्रेक के दाईं ओर होता है। अब आप सभी को याद रखना है एबीसी, ए बी सी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो ब्रेक के दाईं ओर ये ब्रेक हो गया। अब इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो राइट में क्या है, एक्सीलेटर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैनुअल ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन का मतलब है गियर बॉक्स, मैनुअल का मतलब है आप हाथ से चेंज करते हैं, क्योंकि आजकल ऑटोमोटिव जो ट्रांसमिशन सिस्टम आ गया जिसमें गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप गियर बदलते रहते हैं, जैसे स्कूटी होती है। तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब है आप हाथ से या गियर लीवर के माध्यम से गियर चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 वैसे। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में कार को रिवर्स में डालने के लिए मतलब बैक गियर में गियर शिफ्टर को यानी कि गियर लीवर को ऊपर नीचे करके रिवर्स किया जाता है। यानी लीवर को या तो आप ये देखो, ये सेंट्रल पॉइंट होता है, यहां पे एक 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 यहां पे हो जाता है, एक यहां पे हो जाता है, एक यहां पे हो जाता है, माना कि 1 2 3 4 5 ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो आपकी गाड़ी को आपको रिवर्स में करना है, तो आप या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, फिर आप इसको रिवर्स में डाल देंगे, मतलब ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, जो कि गियर 5 के विपरीत होता है। ये भी ठीक है। और बायां पैर क्लच के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दाहिना पैर ब्रेक और गैस पर होता है। गैस का मतलब होता है एक्सीलरेटर पे होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कार उल्टी दिशा में चलती है रिवर्स में, तो बाईं ओर स्टीयरिंग करने से कार का पिछला हिस्सा बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ये आपकी गाड़ी है, 1 पहिया 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया, आप यहां पे ये फ्रंट है भाई, है ना, और आप रिवर्स में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, अब आप गाड़ी को किधर मूव करेंगे, बाईं ओर। बाईं ओर करेंगे तो टायर कैसे हो जाएंगे, ऐसे तिरछे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, अब आप बताओ टायर हमारे ये ऐसे हो गए, तो गाड़ी पीछे से किधर जाएगी, ये पीछे से इधर जाएगी राइट में। इसमें क्या कह रहा है कि पिछला हिस्सा बाईं ओर जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा, गलत बता रहा है, तो बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब किसी ऑटोमोबाइल का डिफरेंशियल ट्रांसमिशन हाउसिंग के अंदर स्थित होता है, तो इसे ट्रांसएक्सल कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जब कोई ट्रांसमिशन हाउसिंग हो गया, हाउसिंग के अंदर अगर कुछ डाल दिया जाएगा तो वो डिफरेंशियल हो जाएगा, गलत बात है। जैसे गियर बॉक्स होता है, तो गियर बॉक्स के लिए भी हाउसिंग होती है। हाउसिंग एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंशियल एक्चुअल में एक ट्रांसएक्सल होता है, जो कि पावर को, ट्रांसमिशन पावर को 90 डिग्री पे मोड़ने का काम करता है। और ट्रांसएक्सल का मतलब क्या हुआ, ट्रांसएक्सल का मतलब है यहां से पावर आई और यहां पे दोनों साइड में चली गई, तो ये ट्रांसएक्सल होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा 1 नंबर। ड्राइव लाइन शोर और कंपन एक ऑटोमोबाइल अंतर के खराब होने के संकेत है। ड्राइव लाइन शोर, ड्राइव लाइन का मतलब है जो जैसे कि आपका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद में आपकी प्रोपेलर शाफ्ट है, ये डिफरेंशियल है, तो यहां से अगर ड्राइव लाइन से अगर आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है यहां पे यू जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यहां पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई है और खराबी आ गई है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल का कार्य इंजन से दूरी तक शक्ति संचारित करना, जो पहियों को चलाता है और पहियों को एक दूसरे से अलग गति पर चलने की अनुमति देना। यानी चाल में अंतर, जब गाड़ी को मोड़ते हैं तो अंदर के और बाहर के पहिए में चाल में अंतर आता है, तो वो डिफरेंशियल के कारण आता है। और डिफरेंशियल का काम क्या होता है, वो ड्राइव एक्सल में लगा रहता है, जैसे पीछे वाले टायरों में। और ये क्या करता है, इंजन से आने वाली जो पावर है, इसको ड्राइव एक्सल यानी कि जो पीछे वाली, यानी कि इंजन से धुरी तक शक्ति संचारित करता है। इंजन की पावर को धुरी जो है, जो टायरों से जुड़ी हुई है, वहां तक पावर को ट्रांसमिट करता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों क्या है, सही कथन हो जाएंगे। तो ये आज हमने इस पेपर में बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहां पे इस पेपर का सॉल्यूशन किया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। और यहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने तैयार कर रखा है विशेष रूप से उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती के लिए। आप देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स को खोलते हैं, कंटेंट पे जाते हैं तो कंटेंट आपके सामने जैसे कि नॉन टेक्निकल पार्ट में ड्राइविंग पार्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, टेक्निकल पार्ट में व्हीकल रिपेयरिंग से संबंधित जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बेस्ट 1000 पीवाईक्यू जो आपको हमने करवाए हैं, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस, यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा गया है, ड्राइवर उत्तराखंड ड्राइवर का जो आपका पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर आपको बेस्ट आपको टेस्ट दे दिए हमने, बहुत ही फास्ट डिवीजन में आपको बेस्ट पीवाईक्यूज वो व्हीकल रिपेयरिंग के हो चाहे ड्राइविंग पार्ट के हो बहुत ही गजब तरीके से आपको करवा दिए हैं। आपको स्पेशली ड्राइवर की बुक आपको हमने दे दी है, पुरानी भर्तियों के पेपर सॉल्यूशन और पीडीएफ दोनों हमने आपको दे दी है। तो ये सब कुछ मटेरियल आपको यहां पे हमारे पास में मिल जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एक स्पेसिफाइड कोर्स को मात्र 50 घंटों में आप अगर 50 घंटे स्टडी कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं और मैं वादा करता हूं यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी कोर्स में से मिल जाएंगे। आपके 2022 वाली जो उत्तराखंड की भर्ती है उसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ 81 सिलेक्शन दिए हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपकी भर्ती के बारे में हम कितना क्या जानते हैं और कितनी अच्छी हम तैयारी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर चाहूंगा जो भी साथी उत्तराखंड ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं आप इससे एग्जाम के लिए हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो ज्वाइन करके स्टडी करें। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे संपर्क करें, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों।